इंसान अपने जीवन में, अपने लाइफ में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं, जिससे कि वो अपने नीड को फुलफ़िल कर सके, अपने नीड को सेटिस्फाई कर सके, जिससे कि इंसान को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले, एक खुशी मिले जीवन में। तो इस हिसाब से इंसान के काम को, इंसान की एक्टिविटी को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसी एक्टिविटी होती है जिससे कि इंसान पैसे कमा सके। सच एक्टिविटी इन विच अ पर्सन अर्न मनी, पैसे कमाए और अपने जीवन को जी सके, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। जिसमें प्रोडक्शन करे, इंसान कोई सामान को प्रोड्यूस करे, एक्सचेंज करे या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करे। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, कोई होलसेलर है, कोई रिटेलर है, वो सब पैसे कमाने के लिए एक्टिविटी करते हैं। यहाँ तक कि कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई प्रोफेसर है, ये सब के सब पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वैसी एक्टिविटी जिसमें इंसान पैसे नहीं कमाते हैं, जिसमें इंसान को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है, एक मन में एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने कोई काम किया है। जैसे कि एक मदर घर के लिए खाना बनाती है, तो अगर मदर घर के लिए खाना बनाती है तो उनको कोई पैसे नहीं मिलते हैं, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, साइकोलॉजिकल खुशी मिलती है कि उन्होंने घर के लिए कार्य किया। ऐसे ही एक भाई अपने बहन को पढ़ाता है या एक बहन अपने भाई के लिए कोई कार्य करती है, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, इसको पैसों से कोई लेना देना नहीं होता है। अब यह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह के हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरह के होते हैं। पहला है बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा है सर्विस। बिजनेस का मतलब होता है कि हम कोई सी भी गुड्स या सर्विस के लिए या तो उसका प्रोडक्शन करें, मतलब उसे बनाए, खुद ही बनाए, या फिर उसे परचेज करें, कहीं और से खरीद के लाए गुड्स को या किसी सर्विस को, और फिर उसे सेल करें, आगे बेचे। तो प्रोडक्शन या फिर परचेज और फिर आगे सेल, किसी भी गुड्स को, किसी भी सामान को, जैसे कि मान लो किताब है, कॉपी है, पेन, पेंसिल, राशन, चावल, दाल, कुछ भी सामान हमने या तो प्रोड्यूस किया, खुद से बनाया, या हमने उसे कहीं से परचेज़ किया, उसे प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं, प्रोक्योर किया, और फिर उसे आगे बेचा। और इसके पीछे हमारा मोटिव होता है पैसे कमाना, तो उसको बिज़नेस कहते हैं। ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके अंदर कई सारे काम आते हैं, जैसे हमने दुकान खोली, कोई सामान खरीदा, बेचा, कोई हमने मैन्युफैक्चरिंग का काम किया है, फिशिंग है, एग्रीकल्चर है, ये सारे बिजनेस के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए हमें हाई डिग्री चाहिए, बहुत हाई लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए होता है, स्पेशल स्किल चाहिए होता है। और इसके लिए हमें अलग अलग प्रोफेशनल बॉडीज़ के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। अलग कोड ऑफ कंडक्ट होता है, गाइडलाइन होती है जो हमें फॉलो करना होता है, और उसके अनुसार हमें काम करने होते हैं। प्रोफेशनल में आते हैं जैसे वकील हो गए, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं, डॉक्टर्स हो गए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अंडर काम करते हैं, सीए हो गए जो ICAI इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं। तो प्रोफेशनल अलग अलग प्रोफेशनल बॉडीज़ के अंडर काम करते हैं और उनके कोड ऑफ कंडक्ट को, उनके लॉ को, गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। प्रोफेशनल के लिए हाई लेवल ऑफ नॉलेज, हाई लेवल ऑफ डिग्री चाहिए होता है, क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। और एक तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हम किसी और के लिए काम करें, किसी और के लिए हम जॉब करें, कोई हमें नौकरी दे, कोई हमें एज ए एम्प्लॉय रखे और हम उनके ऑर्डर को, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और बदले में वो हमें सैलरी या वेजेस जो होता है वो पे करे। तो जो भी जिन्होंने हमें काम पे रखा है वो एम्प्लॉयर कहलाते हैं, और एज ए पर्सन हम काम कर रहे हैं तो हम एम्प्लॉय कहलाएंगे। तो ये 3 हो गए, बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया और सर्विस हो गए। अब इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये पेपर में हमेशा आते हैं। अक्सर देखा गया है कि बिजनेस, प्रोफेशन और सर्विस के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो बिजनेस और सर्विस में क्या अंतर है, या बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है, ये मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट। तो बिजनेस के लिए होता है कि बिजनेस इंसान तभी स्टार्ट करता है जब उसके मन में एक फीलिंग आए, एक एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। बिजनेसमैन बनने के लिए हमारे माइंड में एक आइडिया होना चाहिए कि हमें ये काम करना है,
एक हिम्मत होनी चाहिए, और तब हम उस बिज़नेस को वर्कआउट करेंगे, उसके बारे में डिटेल पता करेंगे और तब आगे स्टेप उठाएंगे। तो इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप यानी कुछ नया सोचने का होना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस करने के लिए। लेकिन जॉब करने के लिए हमारे को कुछ ऐसा नया सोचना नहीं है, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना है, बस हमें कहीं जाकर इंटरव्यू देना है, सिलेक्शन करना है और जॉब हम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट हमें मिल जाएगी। उसके बाद है बिज़नेस करने का एक ये फ़ायदा है कि कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। जी हाँ, अगर हम 10th फेल भी है तो भी हम बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन का कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होता है, कोई पूछता नहीं है कि आप 10th पास हो या 12th पास हो या ग्रेजुएट हो या वटेवर जो भी है, उसके लिए कुछ भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जॉब करने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, या तो 10th हो या 12th हो या ग्रेजुएशन हो या उसके आगे का हो, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का जॉब कर रहे हैं। बिज़नेस करने के लिए कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है, पूंजी, पैसे लगाने होते हैं। अब इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। कम से कम छोटा से भी छोटा अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहे तो 5 लाख 10 लाख रुपए कॉमन है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख चाहिए होते हैं। तो एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है बिज़नेस करने के लिए। लेकिन जॉब करने के लिए कोई भी हमारे को कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जॉब का एक बेनिफिट है कि आपको 0 रुपये लगाने होते हैं, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू देना है और उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं, कोई भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद एक और है कि बिज़नेस में रिस्क होता है कि अब आपका बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, कल क्या होने वाला है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी हमेशा रहता है बिज़नेस में। लेकिन जॉब में ऐसा कुछ नहीं है। जॉब में ना तो आपको कोई रिस्क है ना कोई अनसर्टेनिटी है। आप 30 दिन काम करो, आपको सैलरी मिल जाएगी, भले कंपनी चले ना चले, जहाँ आप जॉब करते हैं वो बंद हो जाए, उसका लॉस हो जाए, लॉकडाउन में वो काम ना हो कंपनी के अंदर, आपको आपकी सैलरी बिल्कुल टाइम से, जो टाइम है जो डेट है उस डेट में मिलेगी। तो जॉब में ना तो कोई रिस्क है ना ही कोई अनसर्टेनिटी है, डेट फिक्स होती है कि इस दिन आपको अकाउंट में या आपको कैश पैसे मिल जाएंगे। लेकिन बिज़नेस का एक ये फ़ायदा है कि आप ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर आपको बिज़नेस नहीं करना है तो आप अपना बिज़नेस किसी और को दे सकते हैं। आपसे बिज़नेस नहीं चल पाया, आपने किसी और को भेज दिया, या उसने आगे किसी और को भेज दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज आपको छुट्टी करने का मन है, नहीं जाने का मन है अपने बिज़नेस में, बीमारी है या घर में कोई फंक्शन है या ऐसे ही मन नहीं है, छुट्टी करने का दिल है, तो आप अपने बदले किसी को और को भेज सकते हैं। अपने भाई को भेज दो, अपने बेटे को भेज दो, अपनी वाइफ को भेज सकते हो। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में तो ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप। जॉब में बाउंडेशन है, आप जॉब करते हो तो आपको ही करना होगा, चाहे आपका मन हो या नहीं हो। चाहे घर में फंक्शन आ जाए, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, या बीमार हो आप या छुट्टी करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप जाओ या फिर घर बैठो, कोई नहीं जाएगा आपके बदले। कहने का मतलब कि कोई और नहीं जा सकता, ना आपके बच्चे ना आपकी वाइफ, कोई भी नहीं जा सकती है। अब ये होता है कि बिज़नेस करने का मेन मोटो क्या होता है और जॉब करने का मेन मोटो क्या होता है। तो बिज़नेस करने का मेन मोटो है प्रॉफिट कमाना। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो बस प्रॉफिट कमाने के मोटिव से काम करते हैं, जबकि जॉब करने वाले का मेन मोटिव होता है सैलरी कमाना। कि वो उनको इससे मतलब नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, कंपनी आगे जाएगी या नहीं जाएगी। जॉब करने वाले का एक मोटिव होता है कि उनको उनकी सैलरी मिलती रहे लगातार, टाइम से जो उनकी डेट है उस हिसाब से मिलती रहे। बिजनेस करने का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। एज ए बिजनेसमैन कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल रेगुलेशन गाइडलाइन नहीं है कहीं के तरफ से, किसी भी एसोसिएशन के तरफ से प्रेस्क्राइब नहीं है। मतलब कि आपको क्या पहनना है, कैसे रहना है, अपना बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहना है, इसके बारे में कहीं नहीं बताया गया है एज ए बिजनेसमैन। कई बिजनेसमैन आपने देखे भी होंगे अपने गली मोहल्ले में, नुक्करों में, जो बनियान में भी रहते हैं, जिनकी दाढ़ी बड़ी होती है, चप्पल में भी रहते हैं और निक्कर में भी रहते हैं, मुंह में गुटखा खाते रहते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, जबकि एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो उसके एम्प्लॉयर देते हैं। अब जॉब करने वाले को कभी आप ऐसे नहीं देखेंगे। जॉब करने वाले हमेशा फॉर्मल रहेंगे, क्लीन शेप्ड रहेंगे, प्रॉपर उनके चमकदार जूते होंगे और अपने आप को वेल ग्रूम्ड या वेल मेंटेन रखेंगे, तो वो एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। उसके बाद बिजनेस वाले गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं या प्रोक्योरमेंट करते हैं, बाद में उसको फिर सेल करते हैं।
लेकिन जॉब वाले ऐसा नहीं करते हैं। जॉब वाले वो काम करते हैं जो उनको उनके मालिक ने बताया है। एम्प्लॉयर ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो भी कार्य बताए हैं, तो जॉब वाले, एम्प्लॉयमेंट वाले वही काम करेंगे, अलग से वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि रिवॉर्ड क्या मिलता है, एंड ऑफ द डे क्या मिलता है। तो बिजनेसमैन को पूरे दिन काम करने के बाद एंड ऑफ द डे उनको प्रॉफिट मिलता है। उनका रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट कमाना, जबकि जॉब वाले उनका रिवॉर्ड होता है सैलरी। पूरे महीने वो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना आपको 100% देते हैं और लास्ट में उनको सैलरी मिलती है। तो ये उनका रिवॉर्ड है। तो ये था डिफरेंस बिजनेसमैन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। अब एक तीसरा आता है प्रोफेशनल। प्रोफेशन इन दोनों से मिलता जुलता भी है और इन दोनों से हल्का अलग भी है। अब प्रोफेशन क्या होता है ये मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, प्रोफेशनल बनने के लिए, कोई से भी प्रोफेशन को करने के लिए हमें हाई डिग्री चाहिए, बहुत हाई लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, एक डिग्री चाहिए होती है। बिना किसी डिग्री के या बिना एक क्वालिफिकेशन के हम प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर, इंजीनियर एक्सेट्रा। अब आपको डॉक्टर बनना है या लॉयर बनना है या टीचर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो ऐसे आप नहीं बन सकते। 10-20 लाख लगा के अपने एक ऐसा नहीं कर सकते कि एक दुकान खोल ली और डॉक्टरी की पैसा स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए आपको बहुत हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए होता है, स्किल चाहिए होता है, डिग्री चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। और इसके लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एक प्रोफेशनल बॉडी के अंडर आपको रजिस्टर्ड होना होता है और वहाँ से डिग्री आपको लेनी होती है। उसके बाद ही आप एज ए प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। अब आता है कि प्रोफेशनल के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत है। तो प्रोफेशनल बनने के लिए लिमिटेड कैपिटल यानी कम कैपिटल की ज़रूरत है। अगर आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो आपको ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कई डॉक्टर आपने देखे होंगे घर में के आसपास, जिन्होंने एक छोटे से क्लिनिक खोल लिया, 2-4 चेयर लगा दी और अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही कई टीचर होते हैं जो बेंच डेस्क लगा दिए और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। ऐसे ही कई लॉयर होते हैं, उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस बना लिया, 4 चेयर लगा दी और लॉयर का प्रोफेशनल स्टार्ट कर दिया। तो प्रोफेशनल बॉडी के रूप में काम करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए हमें ज़्यादा डिग्री और ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। इसके बाद प्रोफेशनल का रिस्क बिल्कुल कम होता है, 0 होता है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल कोई भी रिस्क नहीं है। अगर आप डॉक्टर बन जाते हो, लॉयर बन गए, टीचर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो आपके लाइफ में कोई रिस्क नहीं है। ये तो गारंटेड है कि आप पैसे कमाएंगे ही कमाएंगे, क्योंकि कोई भी डॉक्टर, कोई भी लॉयर, कोई भी टीचर, कोई भी इंजीनियर भूखा नहीं मरता है। उसके बाद एक प्रॉब्लम है, एक ड्रॉबैक है प्रोफेशनल का, कि वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई डॉक्टर अपने बदले किसी और को नहीं बैठा सकता है, कोई टीचर अपने बदले किसी और को नहीं भेज सकता है कि आज उसका मन नहीं है पढ़ाने का तो अपने वाइफ को भेज दिया पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरह कोई लॉयर है, उसको वो खुद ही जाना होगा, खुद ही मौजूद होना होगा कोर्ट में। वो अपने बदले किसी और को नहीं भेज सकता है या बोल के कि आज उसकी तबीयत ख़राब है, बदले में उसने अपने भाई को भेज दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, प्रोफेशनल को खुद ही आना होगा। लेकिन उसके बदले में प्रोफेशन को उसकी जो फ़ीस होती है वो एज ए रिवॉर्ड मिलती है। प्रोफेशनल का रिवॉर्ड होता है फ़ीस, इस बात को आप याद रखें। प्रोफेशन का रिवॉर्ड होता है फ़ीस, बिजनेसमैन वालों का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट और एम्प्लॉयमेंट का रिवॉर्ड होता है सैलरी। उसके बाद प्रोफेशनल को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं। कई ऐसे गाइडलाइंस है, रूल्स है, बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो फॉलो करने होते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जितने भी डॉक्टर हैं वो वाइट कोट ही पहनते हैं, जितने भी वकील है ब्लैक कोट पहनते हैं, टीचर फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं। तो सबका कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो उनको फॉलो करने होते हैं। जैसे क्लीन सेव रहना है, बाल को बिल्कुल अच्छी तरह से कॉम्ब करके रखना है, वेल ग्रूम्ड रखना है, अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से बनाए रखना है। और प्रोफेशनल क्या होते हैं कि वो सबको अलग अलग पर्सनलाइज सर्विस देते हैं। पर्सनलाइज सर्विस का मतलब हर पर्सन को अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विस देते हैं। जैसे देखो, आप बिजनेसमैन हैं तो वो सबको एक जैसा सामान बेचेगा। दिन में 50 कस्टमर आएंगे, 50 कस्टमर को एक जैसा ही सामान देगा, एक जैसे ही मैगी, एक जैसा ही चावल, चीनी, चाय पत्ती देगा। जॉब वाले दिन में एक ही जैसा काम करेंगे, लेकिन प्रोफेशनल के लिए हर पर्सन अलग है। अब एक डॉक्टर के पास दिन में अगर 10 पेशेंट आते हैं या 20 पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर सबको अलग अलग तरीके से सर्विस देगा। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, उसको पर्सनलाइज वे में देखेगा, समझेगा और तब उसको सॉल्व करेगा। ऐसे ही डॉक्टर के अलावा वकील होते हैं,
जो अलग अलग केस को अलग अलग तरीके से समझेंगे, उस हिसाब से उसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही टीचर है, अब टीचर के लिए हर बच्चे की अलग प्रॉब्लम है, हर बच्चे की अलग अलग दिक्कतें होती है, उनको समझने का अलग वे होता है समझाने का। तो टीचर सबको पर्सनलाइज सर्विस देंगे, अलग तरीके से समझाएंगे और उस हिसाब से कार्य करेंगे। बदले में जैसा मैंने बताया कि प्रोफेशन को फीस मिला करेगी। अब अगला है डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या अंतर होते हैं। तो इसे आप पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करें। इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसी एक्टिविटी होती है जिसका मोटिव होता है पैसे कमाने का, मोटिव जिसका मतलब है कि हम पैसे कमाए, मनी अर्न करें। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसों से कोई रिलेटेड नहीं होता है, उसमें पैसे कमाने का कोई मकसद नहीं होता है। उसका मकसद होता है सेटिस्फैक्शन हो, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो। तो वही सेकंड पॉइंट है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक ही मोटिव है कि हमें पैसे कमाने हैं, बाय हुक एंड क्रूक कैसे भी करके मनी अर्न होना चाहिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी से कोई रिलेशन नहीं है, मनी का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। इसका होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस है, मेन पर्पस, कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ हो, पैसे इकट्ठे हो, मनी अर्न करते जाओ और आप किसी दिन अमीर होते जाओ, वेल्थ क्रिएट करो। जितने भी बिजनेसमैन हैं, चाहे वो एक पान वाले ही हो, चाहे अंबानी ही क्यों ना हो, तो सब यही सोचते हैं कि उनके पास वेल्थ क्रिएट हो, किसी तरीके से पैसा इकट्ठा होते जाए और वो अमीर होते जाए। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वालों को, जैसा मैंने बताया, पैसों से कोई मतलब नहीं होता है, उनको बस सेटिस्फैक्शन मिले, और वो भी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले, यानी कि मन से खुशी मिले, मन से शांति मिले। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले किसी भी गुड्स को और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोक्योर करते हैं और उसको आगे जाके बेचते हैं, एक्सचेंज करते हैं पैसों के लिए। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले वो इस तरीके का काम नहीं करते हैं, वो अपना मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, मेंटल वेलबीइंग के लिए कोई काम को अंजाम देते हैं, किसी भी काम को करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल होता है बिजनेस करना, एम्प्लॉयमेंट या फिर प्रोफेशन। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कई एग्जांपल है, घर में मदर खाना बना रही है घर वालों के लिए, या फादर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या भाई बहन एक दूसरे की हेल्प करा रहे हैं। तो इसके पीछे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है और पैसों का कोई लेना देना नहीं होता है। अब नेक्स्ट है बिजनेस क्या है, क्योंकि यह बिजनेस स्टडी की बुक है, हम लोग बिजनेस स्टडी के बारे में जान रहे हैं, तो बिजनेस को और डिटेल से जानना होगा, बिजनेस के बारे में हमें गहराई से नॉलेज लेनी होगी। तो बिजनेस का क्या मतलब होता है? तो पहली बात तो बिजनेस का मतलब सारे काम हैं, वैसे काम जिससे कि हमने पैसे कमाए हैं, वैसे ऑक्यूपेशन जो हमें बिजी रखे और जिससे हम मनी अर्न कर सके। बिजनेस का सिंपल वर्ड होता है बिजी। बिजी मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में लगे रहना। अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो हमेशा बिजी ही होते हैं। कई बिजनेसमैन ऐसे हैं, दुकानदार ऐसे हैं जो सुबह ही उठ जाते हैं 5 बजे ही अपनी दुकान खोल लेते हैं, रात को 10-11 बजे तक उनकी दुकान खुली रहती है, 24 घंटे उनके फ़ोन बजते रहते हैं, कभी कहीं से फ़ोन आता है, कभी कहीं से फ़ोन आता है, कभी किसी को पैसे देने हैं, कभी किसी को पैसे देने हैं। उनके लिए, बिजनेसमैन के लिए, ना तो कोई संडे है, ना कोई मंडे है, ना होली है, ना कोई दिवाली है। संडे को भी उनका काम चलता है, मंडे को भी काम चलता है, कोई वीकेंड नहीं है, तो वो हमेशा बिजी ही रहते हैं। तो बिजी वर्ड से ही बिजनेस बना है। जबकि जॉब वालों को आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कोई जॉब करता होगा तो एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन वो रेस्ट करते होंगे। जैसे संडे की छुट्टी है, या कई जॉब वालों को सैटरडे और संडे दोनों छुट्टी होती है, तो उस दिन वो पूरे दिन घर में लेटे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। सुबह से रात तक अपना मूवी देखा या टीवी देखा, न्यूज़ देखा, कोई फ़ोन नहीं बजता है और उनका माइंड रिलैक्स्ड होता है। जॉब करने वालों का एक ये भी है कि शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे अपने घर आ गए, उसका रिलैक्स माइंड से घर पे रहे, फैमिली टाइम दिया। जबकि बिज़नेस वालों का कोई ऐसा नहीं होता है फैमिली टाइम। कोई 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, रात के 10 बजे आ रहे, 11 बजे आ रहे, फ़ोन बज रहे हैं, कहीं से पेमेंट आनी है, कहीं को पेमेंट करनी है, तो वो हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, बिज़नेस में लगे ही रहते हैं। और आजकल बिज़नेस और भी ज़्यादा एडवांस होते गया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ते गया है। कई सारे चैनल आ गए, अलग अलग तरीके से ऑनलाइन सर्विस आ गए, ऑफलाइन सर्विस आ गए, तो बिजनेसमैन वालों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब बिजनेसमैन या बिज़नेस वाले करते क्या है? तो सबसे पहले बिज़नेस वाले गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर प्रोक्योर करते हैं। प्रोड्यूस का मतलब होता है कि या तो खुद बनाते हैं। अब कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपना सामान खुद बनाते हैं, जैसे होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, मोमोज वाले, बर्गर वाले, वो सामान खुद बनाते हैं।
या फिर कुछ प्रोक्योर करते हैं, किराना वाले, स्टेशनरी वाले, जो कहीं और से प्रोक्योर का मतलब होता है कहीं और से ख़रीद के लाना, और फिर उन सामान को आगे बेचते हैं। इसके लिए कस्टमर क्रिएट करते हैं, कस्टमर को क्रिएट करना होता है। इसीलिए बिजनेसमैन हमेशा एक अच्छा बिहेवियर रखते हैं, लोगों से हमेशा मीठा बोलते हैं, रेस्पेक्ट से बात करते हैं, ताकि उनका कस्टमर बेस बना रहे। कस्टमर बनेगा, अच्छा बिहेवियर होगा तो कस्टमर बनेंगे, और कस्टमर बनेंगे तो उनका बिज़नेस और बढ़ता रहेगा। इसके अलावा बिज़नेस वाले कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं, कुछ नया लाते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने सामान को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर, अपने बिज़नेस के टाइमिंग को लेकर। कोई बिजनेसमैन आप देखोगे रात भर खुला रहता है, कई दुकानें रात में खुलती है, रात भर खुलती है, कई दुकानें सुबह खुल जाती है 5 बजे। तो सब ने अपना अपना इनोवेशन करते हैं, कंपटीशन का ज़माना है, और अपने सामान की मार्केटिंग करते हैं। अब यह है अगला क्वेश्चन है कि नेचर क्या होता है, व्हाट आर द नेचर ऑफ बिजनेस। ऐसे एग्जाम में आते हैं कि एक्सप्लेन 5 नेचर और 6 नेचर ऑफ बिजनेस, तो हमें पॉइंट बाय पॉइंट बताने होते हैं। पॉइंट बुक का होना चाहिए, कभी भी आप अपने मन से कोई पॉइंट ना बताए, पॉइंट बुक का हो, एक्सप्लेनेशन अपने मन से लिख सकते हैं। अब नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो सबसे पहले बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे कि इंसान पैसे कमाए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका एक ही मोटो है, पैसे कमाना, मनी अर्न करना। उसके बाद इस बिज़नेस करने के लिए आपको गुड्स या सर्विस दोनों का प्रोडक्शन करना होगा या प्रोक्योरमेंट करना होगा। आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको सामान बेचने हैं, और सामान बेचने के लिए कहीं ना कहीं से तो आपको सामान या तो लाने होंगे या आपको खुद बनाने होंगे। तो आप या तो प्रोड्यूस करोगे, खुद ही घर में बनाओगे सामान उसको बेचने के लिए, कोई नमकीन है, बिस्किट है, चाय है, वो खुद ही बनाओगे बेचोगे, या फिर आप कहीं से प्रोक्योर करोगे। जैसे किराने वाले प्रोक्योर करते हैं चिप्स, कुरकुरा, बिस्किट, वो खुद तो नहीं बनाते हैं अपने घर में, वो कहीं से मंगाते हैं और फिर आगे उसको बेचते हैं। उसके बाद बिजनेस वाले गुड्स को या सर्विस को सेल करते हैं, आगे बेचते हैं, इंसान की, ह्यूमन की नीड को देखते हुए। जैसे इंसान की नीड होती है वैसे ही सामान बिजनेस वाले लाते हैं और उसको फिर आगे बेचते हैं। जैसे ठंड का टाइम है, अब लोगों की नीड है कि गर्म चीज़ें मिले, गर्म चीज़ें चाहिए, शॉल चाहिए, कंबल चाहिए, या गर्म ठंड से बचने की चीज़ें चाहिए, तो बिजनेसमैन वो चीज़ें ला के बेचते हैं। अब गर्मी का टाइम है, लोगों को ठंडा सामान चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, तो जो बिजनेसमैन होते हैं वैसे सामान लाते हैं और बेचते हैं। तो बिजनेसमैन हमेशा वैसी ही चीज़ें, गुड्स और सर्विसेज लाते हैं जो इंसान के नीड को, ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई कर सके। उसके बाद बिजनेसमैन हमेशा किसी भी गुड्स या सर्विस को रेगुलर बेसिस पे डील करते हैं। अगर आप कोई सामान बेच रहे हो और रेगुलर बेसिस पे नहीं बेच रहे हो तो इसका मतलब आप बिजनेसमैन नहीं हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में पुराने अखबार है, अब आपने घर के पुराने अखबार बेच दिए कबाड़ी वाले को, तो आप बिजनेसमैन नहीं हो, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे नहीं बेचा आपने। महीने, 2 महीने, 6 महीने में एक बार जो घर का कबाड़ा इकट्ठा हुआ उसे बेच दिया। लेकिन यही अगर आप रेगुलर बेसिस पे बेचें, पुराने सामान को, पुराने अखबार को डेली खरीदे, डेली बेचे, रेगुलर बेसिस पे कार्य करें, तब आप एक बिजनेसमैन कहलाओगे। तो बिजनेसमैन कहलाने के लिए या बिजनेस कहलाने के लिए रेगुलर बेसिस पे किसी भी सामान को डील करना होगा, खरीदना होगा या फिर बेचना होगा। और बिजनेसमैन का मेन मोटो, जैसा मैंने पहले भी बताया है, मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। अब अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो और उसे बेच रहे हो बिना किसी प्रॉफिट के, रेट टू रेट, तो इसका मतलब आप बिजनेसमैन नहीं हो। या तो फिर आप कोई सोशल सर्विस कर रहे हो या फिर आपको बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है। तो बिजनेसमैन का वो काम होता है कि वो अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रॉफिट मोटिव में खरीदे और आगे बेचे। उसके बाद बिजनेस का एक फीचर ये है कि अनसर्टेनिटी होता है। बिजनेस का कभी फिक्स नहीं पता होता है, किसी भी बिजनेसमैन को ये नहीं पता होता है कि आज उनके साथ क्या होगा। जैसे मेरी दुकान है, आज मैंने अपने दुकान का शटर उठाया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आज कितनी सेल होगी, कितने रुपए का सामान बिकेगा, या मुझे कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, एंड ऑफ द डे कितने पैसे मैं घर लेके जाऊंगा। तो बिजनेसमैन के लिए हमेशा एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी और एक रिस्क रहता है। रिस्क इस तरीके का कि मेरी दुकान में क्या होगा, कब छापा पड़ जाएगा, कब इनकम टैक्स वाले आ सकते हैं, या कब कोई चेकिंग वाले आ जाए, या कब चोरी हो जाए कोई सामान। तो ऐसे 50 रिस्क है, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे फीचर्स थे। अब बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसा मैंने पहले भी बताया। बिजनेसमैन का मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट के बिना बिजनेस नहीं चल सकता है, सर्वाइव नहीं कर सकता है। और बिजनेस का अगला काम होता है गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करना, खरीदना और बेचना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का। तो बिजनेस के 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। तो बिजनेस का काम ही है पैसे कमाना, और पैसे कमाएगा तभी बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। अगर हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज ए बिजनेसमैन हमारे कई खर्चे होते हैं, कई तरह के एक्सपेंस होते हैं। रेंट देना होता है, अपने एम्प्लॉयर्स को पे करने होते हैं, सैलरी देनी होती है, उसके अलावा बिजली का बिल होता है, क्रेडिटर को पे करना है। तो अगर हम प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 2, 4, 6 महीने में बिज़नेस बंद हो जाएगा। आप अक्सर देखते होंगे अपने घर के आसपास, कई बार देखा होगा आपने कि दुकानें खुलती तो है लेकिन 2, 4, 6, 8 महीने में बंद हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है। और दूसरा होता है ग्रो कर पाना। हम प्रॉफिट कमाएंगे तभी हम ग्रो करेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक दुकान खोली, पहले मैंने चावल दाल लगाया, उससे प्रॉफिट आया, फिर मैंने और बाकी सामान लगाए, प्रॉफिट आया, और बाकी सामान लगाए, तो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड किया, ग्रो किया, फिर और भी हो सकता है ब्रांचेस खोले, आगे भी अपना आगे बढ़े। तो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, पैसों से रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड है। प्रॉफिट होगा तो मैं सर्वाइव करूँगा, फिर मैं ग्रो करूँगा, एक्सपेंड करूँगा एज ए बिजनेसमैन। उसके अलावा सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है, समाज को लेकर भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है बिजनेसमैन का। सोसाइटी को लेकर ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं जॉब क्रिएट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जॉब दूँ। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि सारा प्रॉफिट मैं खुद अपने पास रख लूँ। मेरा ये भी एक काम बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है, या एक उद्देश्य बनता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दूँ सोसाइटी में। उसके बाद अच्छे क्वालिटी के सामान दूँ लोगों को। एज ए बिजनेसमैन मेरा ये ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी के तरफ कि मैं एक गुड क्वालिटी, डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दूँ। इससे मेरा भी फ़ायदा होगा, मेरा बिजनेस भी आगे ग्रो करेगा, सर्वाइव करेगा। जैसे मान लो मेरी दुकान है और अगर मैं ख़राब क्वालिटी का सामान बेच रहा हूँ प्रॉफिट कमाने के लिए, तो 1-2 बार तो मेरा सामान बिक जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं आएगा। तो इससे मेरा भी लॉस, सोसाइटी का भी लॉस। लेकिन अगर मैं अच्छे क्वालिटी का सामान रखता हूँ, रीजनेबल प्राइस है, रीजनेबल बिहेवियर है, अच्छा बिहेवियर है, तो कस्टमर भी आएंगे, सोसाइटी का भी बेनिफिट होगा, मेरा भी प्रॉफिट होगा, मेरा बिजनेस भी एक्सपेंड होगा, ग्रो होगा। तो मेरा एक सोशल ऑब्जेक्टिव एज ए बिजनेस बनता है, बिजनेसमैन बनता है कि मैं डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ सामान दूँ। उसके बाद अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। एक बिजनेसमैन का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी कि मिलावट नहीं करे, बेईमानी नहीं करे। जैसे एडल्ट्रेशन कहते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि तेल में कुछ मिला दिया, लाल मिर्च में ईंट का पाउडर मिला दिया, या कोई खाने का आइटम है बासी खाना दे दिया। तो इस तरीके का अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी में एक गलत इंप्रेशन बने बिजनेस को रिलेटेड। आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करने से शुरू में आप प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टे आपका नाम खराब होगा और गुडविल खराब होगा, और कल को कोई भी नहीं आएगा आपके पास। जैसे ऐसा आपने गौर भी किया होगा कि आपके घर के आसपास कई किराने की अगर दुकान है तो एक ही दुकान में भीड़ रहती है, बाकी सारे किराने की दुकानें खाली रहती है। अब ऐसा क्या रीज़न है कि एक दुकान में बहुत सारी पब्लिक है और बाकी सब खाली है? क्योंकि जो दुकान जहाँ ज़्यादा भीड़ है तो वो कभी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करता है, कभी भी बेईमानी करता है नहीं करता है, या मिलावट नहीं करता है, या महंगा सामान नहीं बेचता है, और बाकी हो सकता है करते हो। तो ये रीज़न है आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने का। उसके बाद अगला होता है कि हम सोशल सर्विस भी करें, समाज के लिए भी कुछ करें। एज ए बिजनेसमैन हमारा ये ऑब्जेक्टिव बनता है, एक दायित्व बनता है कि सोसाइटी के लिए हम छोटा मोटा कुछ भी करें। या तो हम सोसाइटी में कोई शेड लगा दे, कहीं पे पानी का सिस्टम लगा दे, पानी पीने का प्याऊ लगा दे, या फिर हमें एक पार्क डेवलप करा दे, या कुछ भी हम ऐसा जो जितना हमारे बस की है, जैसा हमारा बिजनेस है वैसा हम एक चैरिटी कर दे, कहीं कोई डोनेशन कर दे। क्योंकि देखो हमने सोसाइटी से ही तो कमाना है। एज ए बिजनेसमैन अगर आप बिजनेस करते हो तो अपने सोसाइटी से ही कमाओगे, तो सोसाइटी को ही तो आपको देना होगा, तो कुछ ना कुछ % आपको देना चाहिए। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए होता है। और नेक्स्ट है पॉल्यूशन अवॉइड करना। बिजनेसमैन का काम होना चाहिए कि वो पॉल्यूशन, धुआं कम करे, गंदगी कम करे, पानी का वेस्टेज कम करे, अपने आसपास गंदगी कम होने दे। इसके अलावा एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी होता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होता है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दें। अगर हम बिज़नेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉय को एक सेटिस्फैक्शन दे, सैलरी अच्छी दे, उनका रिस्पेक्ट करे, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन दे। यानी कि जहाँ वो जॉब करे
तो वो कंडीशन अच्छा हो। ऐसा नहीं कि आप अपने एम्प्लॉय को ऐसी जगह काम पे रख दो, ना पीने का पानी हो, ना कोई हवा हो, ना कोई एग्जॉस्ट हो, वो खुद ही परेशान हो जाए, तो ऐसा नहीं, ये गलत बात है। तो हमें अपने एम्प्लॉय के लिए गुड वर्किंग कंडीशन होना देना चाहिए कि अच्छी तरह से वो काम करे, उनको सेटिस्फैक्ट्री या कॉम्पिटिटिव सैलरी वेजेस देना चाहिए, उनका एक रिस्पेक्ट हो, उनको हम एक रिकॉग्निशन दे, पहचान दे, उनको प्रमोशन दे, उनको अब कोई भी एम्प्लॉय होते हैं तो वो ये चाहते हैं कि उनको रिस्पेक्ट मिले, उनका नाम हो, मालिक उनको जाने, उनके बारे में अच्छी बातें करे। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि हम अपने एम्प्लॉय का इस तरीके से ध्यान रखें और उनको कुछ बेनिफिट भी दें। जैसे कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपने एम्प्लॉय को हाउसिंग बेनिफिट देते हैं, एजुकेशन बेनिफिट देते हैं, उनके बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं। अब गुजरात के कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जिसके बारे में आपने शायद सुना हो, जो अपने एम्प्लॉय को घर तक देते हैं, बाइक देते हैं, कार देते हैं। BMW कार बांटी थी गुजरात के एक मालिक ने। तो इस तरीके के बेनिफिट एम्प्लॉय को देना चाहिए, ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके बाद प्रॉफिट अर्न करता है एक बिजनेस, तो उसका क्या करता है, रोल क्या है, प्रॉफिट अर्न करने से क्या होता है बिजनेस में। तो पहले भी जैसा मैंने बताया है कि सर्वाइव करना, बिजनेस तभी सर्वाइव करेगा, आपका बिजनेस दुकान तब तक ही टिका रहेगा जब तक कि आप प्रॉफिट कमाओ। प्रॉफिट कमाओगे तभी आप अपने एक्सपेंस को बेयर कर पाओगे। जैसा मैंने बताया कि बिजनेस के कई एक्सपेंस होते हैं, बिजनेस का रेंट है, इंटरेस्ट है, सैलरी है, क्रेडिटर को पे करना है, टैक्स देना है, उसके बाद बिजली का बिल है, इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेंस हैं। तो आप तभी पे कर पाओगे ना जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे। प्रॉफिट कमाओगे तभी ये सब पे करोगे, तो और तभी आपका बिज़नेस सर्वाइव करेगा। तो बिज़नेस को सर्वाइव कराना है तो आपको प्रॉफिट कमाना ही होगा, ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है। जैसे आपने एक मिठाई की दुकान खोली, सबसे पहले 2-4 मिठाई रखी, अब आपका प्रॉफिट आने लगा, फिर आपने और आइटम बढ़ाए और प्रॉफिट आया, साथ के साथ फिर आपने चाउमीन रख दिया, चाइनीज़ आइटम रख दिए और प्रॉफिट आया, आपने साउथ इंडियन आइटम रख दिया, एक फ्लोर और बना दिया और प्रॉफिट आया, आपने एक और ब्रांच खोल दिया। तो इस तरीके से आपका बिजनेस एक्सपेंड हुआ और ग्रो किया। जितने भी आपने देखे हैं जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उन्होंने 0 से ही शुरुआत की होगी। पहले 1-2 से शुरुआत की, फिर 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करते करते अपना एक्सपेंड करते चले गए। और लेकिन प्रॉफिट कमाना इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद एक ये सिंबल भी होता है, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो ये आपके मैनेजमेंट का और आपके एफिशिएंसी को बताता है। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो ये दिखाता है कि आप एफिशिएंटली यानी कि बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। अगर आप अच्छे तरीके से काम नहीं करोगे तो इसका मतलब आपका बिजनेस चला नहीं पाओगे, और चला नहीं पाओगे तो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो आपकी एफिशिएंसी को बताने का काम, आपका परफॉर्मेंस का जो इंडेक्स है वो प्रॉफिट दिखाता है। अब देखो, रिलायंस का प्रॉफिट हमेशा हाई होता है, तो इसका ये मतलब है कि रिलायंस की एफिशिएंसी ज़्यादा है, रिलायंस का परफॉर्मेंस अच्छा है, वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, वहाँ लोग सब अच्छी तरीके से काम करते हैं। और जितना भी आप रिस्क लेते हो तो प्रॉफिट उसका रिवॉर्ड के रूप में काम करता है। एज ए बिजनेसमैन रिस्क तो है ही, हर तरह का रिस्क है, रिस्क के बारे में भी आगे जानेंगे। तो आपने रिस्क लिया और बदले में आपको रिवॉर्ड क्या मिला, तो प्रॉफिट मिला। और प्रॉफिट कमाने से ही आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, आपका गुडविल बढ़ेगा। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम पे करती है, अच्छी सैलरी देती है और अपने एम्प्लॉय को और अदर बेनिफिट देती है, तो इसका मतलब उस कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है, उस कंपनी का गुडविल बढ़ता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस है और आप प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे, कभी इधर से पैसे मांग के काम चला रहे हो, कभी इधर से मांग रहे हो, कभी अपने रिश्तेदारों से मांग रहे, कभी किसी और से मांगा पैसे, ना तो अपने एम्प्लॉय को टाइम से टाइम पैसे दे रहे हो, ना उनकी कोई इंक्रीमेंट करते हो, तो इससे क्या हुआ, ना तो आपका कोई रेपुटेशन बना, ना गुडविल बना। तो प्रॉफिट कमाना एक बहुत इंपॉर्टेंट है बिज़नेस के लिए, बिज़नेस का सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। आपकी एफिशिएंसी को दिखाता है प्रॉफिट, कि आप कितना एफिशिएंटली काम करते हो। इसके अलावा आपका जो रिस्क आपने बेयर किया है उसका रिवार्ड को दिखाता है प्रॉफिट। इसके अलावा आपका रेपुटेशन को भी बढ़ाता है, आपके गुडविल को भी बढ़ाता है। अब है बिजनेस एक्टिविटी कैसे कैसे हो सकती है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है बिजनेस एक्टिविटीज़ का। तो बिजनेस एक्टिविटी को हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स, इंडस्ट्री का काम होता है कि रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना।
जी हाँ, इंडस्ट्री वाले जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल है, जैसे लोहा है या कोई मिट्टी है या कोई क्रूड ऑयल है, उनको यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं अलग अलग प्रोसेसिंग करके, तो उसको इंडस्ट्री करते हैं। इंडस्ट्री वाले प्रोडक्शन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं रॉ मटेरियल को यूज़फुल प्रोडक्ट्स में। अब इंडस्ट्री भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। हालांकि तीन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्री वाले नेचर से रिलेटेड काम करते हैं, वैसा काम करते हैं जो नेचर से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है, जैसे खेती करना, माइनिंग करना, फिशिंग करना, ये सब नेचर से रिलेटेड है। इसके अंदर भी दो होते हैं, एक होता है एक्सट्रैक्टिव और एक होता है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं कि वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है ज़मीन के नीचे से खोद कर निकालते हैं, ज़मीन के नीचे से यूज़फुल सामान को लेकर आते हैं। जैसे माइनिंग किया, ज़मीन के नीचे से मिनरल निकाला, या पानी या समुद्र से मछलियों को निकाला, फिशिंग किया, या जंगल से लकड़ियाँ लेकर आए, लकड़ियाँ लेकर यूज़फुल सामान के रूप में लेकर आए, तो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हुआ। और एक होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री वाले रेयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को पालते हैं, उसको ब्रीड करते हैं और उससे यूज़फुल सामान को लेकर आते हैं। जैसे कैटल रेयरिंग हो गया, डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, मीट के लिए, अंडों के लिए जानवरों को पालना, बर्ड को पालना, तो ये सारे जेनेटिक में आए। इसके बाद होता है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी जो प्राइमरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट है उसको यूज़ कर आगे सामान बनाते हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी एक्टिविटी वाले नेचर से सामान लेकर आते हैं और उसको यूज़फुल सामान के रूप में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंडरी वाले उसी को आगे कन्वर्ट करके आगे को बेचते हैं, कस्टमर को बेचते हैं। इसके अंदर इसका मतलब सेकेंडरी वाले मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्राइमरी से ही रॉ मटेरियल लाते हैं और आगे बेचते हैं। जैसे प्राइमरी से गन्ना आया और उससे चीनी बना के आगे बेचा, प्राइमरी से आयरन आया तो उस आयरन का स्टील बना के आगे बेचा, तो ये सेकेंडरी वालों का काम होता है। इसके अंदर भी ये अलग अलग तरह के सामान बनाते हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं। कंज्यूमर गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो कस्टमर यूज़ करते हैं, एज ए कस्टमर, यानी कि एज ए उपभोक्ता हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे दूध, घी, बिस्किट, मक्खन, चाय पत्ती, कॉफ़ी, जूते, चप्पल, कपड़े, ये सब हम यूज़ करते हैं। तो कुछ इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स बनाती है और कस्टमर को डायरेक्ट बेचती है। कुछ कंपनी इंडस्ट्रियल गुड्स बनाती है, यानी कि वैसे सामान बनाती है जो इंडस्ट्री वाले खरीदते हैं और उसको आगे प्रोसेस करते हैं, यानी कि उसको आम जनता एज ए कस्टमर कोई भी नहीं खरीदता है। इसका एग्जांपल है जैसे सीट बेल्ट। अब सीट बेल्ट है, कार की सीट बेल्ट, तो वो कोई कस्टमर नहीं खरीदेगा, उसको कोई दूसरे इंडस्ट्री वाले, कार इंडस्ट्री वाले खरीदेंगे अपने कार में यूज़ करने के लिए। सीट कवर है या स्टीयरिंग है या टायर है, तो वैसी चीज़ें इंडस्ट्रियल गुड्स में आती है जो इंडस्ट्री वाले खरीदते हैं, उसको फिर आगे प्रोसेस करके कस्टमर को बेचते हैं। इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे कंप्रेसर हो गया एसी का। अब आप एसी खरीदोगे ना, कंप्रेसर तो नहीं खरीदोगे, कंप्रेसर कंपनी वाले खरीदेंगे, तब उसको असेंबल करके आगे बेचेंगे। इसी तरह चार्जर है, लीड है या स्पीकर है, फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर हो गए, तो ये सारे इंडस्ट्रियल गुड है जो कई कंपनी बनाती है और आगे इंडस्ट्रीज़ को बेचती है। उसके बाद होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री वाले एक रॉ मटेरियल को अलग अलग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल एक ही होता है, उसको अलग अलग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल एक ही होता है जो ज़मीन के नीचे से निकलता है। क्रूड ऑयल ब्लैक कलर का होता है, बिल्कुल थिक होता है, उसको वो कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल, डीजल में, और उसके बाद वैक्स में, पैराफिन में, अलग अलग तरीके से, और फिर उसको कस्टमर को बेचते हैं। तो ये एनालिटिकल हो गया, जो एक ही तरह का सामान को अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट करके बेचे। और इसी का उल्टा होता है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री वाले अलग अलग केमिकल को मिला के एक प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। जैसे कॉस्मेटिक वाले हो गए, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, या फिर पेंट इंडस्ट्री, सोप वाले, डिटर्जेंट वाले, तो वो अलग अलग केमिकल को मिलाते हैं, एक सामान बनाते हैं और फिर बेचते हैं। इसको सिंथेटिक कहा जाएगा। इसके बाद प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले, वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, अलग अलग स्टेज से प्रोसेस करके फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं और आगे बेचते हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गए। तो ये रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, अलग अलग लेवल में प्रोसेस करते हैं
और तब फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करके कस्टमर को देते हैं। और एक होता है असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री वाले कोई सामान बनाते नहीं हैं, वो जगह जगह से असेंबल करते हैं, खरीदते हैं, उसको असेंबल करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बेच देते हैं। जैसे कार कंपनी है, तो कोई भी कार कंपनी हो, हुंडई, टोयोटा या मारुति, ये सामान खुद बनाती नहीं है, ये अलग अलग जगह से प्रोक्योर करती है। ऐसी कार कंपनियाँ कहीं से इंजन लेकर आती है, कहीं से कार की बॉडी लेकर आई, कहीं से टायर, कहीं से ट्यूब, कहीं से व्हील, कहीं से सीट का कवर, स्टीयरिंग, ये सब अलग अलग जगह से इकट्ठा करके लाई और उसको बस असेंबल कर दिया, कस्टमर को अपना लोगो लगा के बेच दिया। ऐसे ही मोबाइल इंडस्ट्री है। अब जैसे आप देखते हो ओप्पो है, वीवो है, लावा है, जितने भी मोबाइल कंपनी हैं सबके मॉडल लगभग एक जैसे होते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक ही जगह से लाते हैं, सभी लोग बस खरीदते हैं। कहीं से कैमरे खरीद के लाए, कहीं से बॉडी खरीद के लाए, कहीं से स्क्रीन खरीद के लाए, कहीं से एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर खरीद के लाए और उसको असेंबल कर दिए। अब किसी ने बस अपना डिफरेंस करने के लिए कैमरा बीच में लगा दिया, किसी ने कैमरा साइड में लगा दिया, किसी ने कैमरा ऊपर लगा दिया, प्रोडक्ट सेम होते हैं आफ्टर ऑल। तो ये असेंबल करते हैं, अलग अलग जगह से खरीद के लाते हैं, बस उसको इंटैक्ट करके अपना लोगो लगा के आगे बेच देते हैं। इसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाना हो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने हैं, पुल बनाने हैं, डैम बनाने हैं, तो ये इंडस्ट्री वाले कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद होता है टर्सरी या सर्विस इंडस्ट्री। टर्सरी या सर्विस वाले वो कोई सामान बनाते नहीं हैं, वो बस एक लिंक करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी या प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के बीच में एज ए लिंक काम करते हैं टर्सरी वाले, या इसको सर्विस इंडस्ट्री भी नाम दिया गया है। यानी कि ये सर्विस का रूप में काम करते हैं, लिंक करते हैं, कोई सामान नहीं बनाते हैं। जैसे बैंकिंग वाले हैं, तो बैंक वाले कोई सामान नहीं बनाएंगे, वो एज ए लिंक काम करेंगे, एज ए सर्विस काम करेंगे। जैसे आपको पैसों की ज़रूरत है तो आपको लोन दे दिया, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो अपने पास रख लिया। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट वाले हैं, वो आपका सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे, आपको कोई कुछ देंगे नहीं, आपके सामान को जैसा आपने सामान लोड कराया है वैसा ही सामान आपको कहीं और पहुंचा देंगे। तो वो आते हैं टर्सरी इंडस्ट्री में। जैसे कि देखो, आप अगर ऑटो में बैठकर या कैब में बैठकर कहीं जाते हो और आप पे करते हो, तो बदले में आपको कोई सामान नहीं मिला, आपको बस सर्विस मिली, एक जगह से उठ के दूसरी जगह आप पहुँच गए, तो वो इसमें आ गया टर्सरी या सर्विस में। इसके अलावा इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस वाले को इंश्योरेंस देंगे, कोई सामान नहीं देंगे, बस एक इंश्योरेंस देंगे, इंश्योर कर देंगे कि अगर आपका कोई लॉस होता है तो वो पे करेंगे। ऐसे ही वेयर हाउस वाले, वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन, वेयर हाउस वाले एक जगह दे देंगे आपको रेंट पर कि आप अपना कोई भी सामान वहाँ पे रखो, बदले में पैसे पे करो। इसके अलावा होता है एडवर्टीजमेंट वाले। एडवर्टीजमेंट वाले आपके लिए एडवर्टीजमेंट बना के देंगे। जैसे जितनी भी कंपनी होती है तो वो अपना ऐड खुद नहीं बनाती है, वो किसी और से बनवाती है, अलग अलग सर्विस सेक्टर से ऐड को बनवाती है, उसके बदले में पैसे देती है। तो जो ऐड बनाने वाली एजेंसीज है वो कोई सामान नहीं दिया उन्होंने बस एक ऐड बना के इनको दे दिया और बदले में पैसे चार्ज कर लिए। इसके अलावा टीचिंग, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सब इसी में आते हैं, सर्विस और टर्सरी इंडस्ट्री में ही आते हैं। अब है कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? तो कॉमर्स रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज़, यानी कि कॉमर्स का मतलब वो सारे काम जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में काम आते हैं, सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सामान तो फैक्ट्री में बनता है, अब जैसे चाय है, चाय पत्ती है, या कॉफ़ी है, या बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक है, मैगी है, तो ये बनते तो फैक्ट्री में हैं लेकिन बिकते गली गली में हैं, हर गली में, हर दुकान, नुक्कड़ चौराहा में बिकते हैं। तो वो जो डिफरेंस है सामान बनने का और आगे बिकने का, तो ये डिफरेंस कॉमर्स वाले कंप्लीट करते हैं। यानी कि कॉमर्स वाले गुड्स और सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। कॉमर्स के क्या क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ कॉमर्स क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। तो कॉमर्स वाले रिमूव करते हैं हिंड्रेंस ऑफ पर्सन के बीच जो रुकावट है, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, तो इंसानों के बीच जो रुकावट है उसको कॉमर्स वाले दूर करते हैं। इंसानों के बीच रुकावट कैसे होती है? तो देखो, प्रोड्यूसर कोई और होता है, कंज्यूमर कोई और होता है, यानी कि सामान बनाता कोई और है, खरीदता कोई और है, तो उन दोनों के बीच में कॉमर्स एज ए लिंक काम करता है। जैसे कोई सामान
बनता है किसी और के द्वारा, खरीदते कोई और है, कहीं और दूर दूर गांव के लोग खरीदते हैं, तो कॉमर्स वाले ही उन सामान को एक इंसान से खरीद के या एक जगह से खरीद के आगे बेचते हैं। तो ये पर्सन के हिंड्रेंस को दूर करते हैं कॉमर्स वाले। उसके अलावा कॉमर्स वाले प्लेस के हिंड्रेंस को भी दूर करते हैं, रिमूव करते हैं प्लेस का हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब जैसा मैंने आपको बताया रुकावट। प्लेस का हिंड्रेंस ऐसे होता है कि कोई भी सामान बनता एक ही जगह है लेकिन बिकता अलग अलग है। अब एक कोल्ड ड्रिंक है या बिस्किट है, नमकीन है, बनता एक जगह है। जैसे देखो एक बिस्किट है, मान लो बना हरिद्वार में लेकिन बिका तो पूरे इंडिया में। अब एक नमकीन है जो बनता है मान लो राजस्थान में, बिकता पूरे इंडिया में है। तो कॉमर्स वाले ही उस प्लेस के हिंड्रेंस को भी दूर करते हैं। एक जगह सामान बनता है उसको अलग अलग जगह ले जाकर बेचते हैं। और टाइम के हिंड्रेंस को भी दूर करते हैं। टाइम का हिंड्रेंस मतलब सामान बनने में और बिकने में जो डिफरेंस है वो कॉमर्स वाले ही देखते हैं। जैसे कंपनी वाले, फैक्ट्री वालों ने तो सामान बना दिया, अब वो बिकेगा कब उसकी कोई गारंटी नहीं है। बिके हो सकता है 6 महीने बाद बिके, 8 महीने बाद बिके। तो वो जो टाइम गैप है कॉमर्स वाले ही उसको कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं। और एक्सचेंज का जो हिंड्रेंस है, एक्सचेंज का हिंड्रेंस मतलब सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा, ये एक तरह से प्रॉब्लम है, तो उसको भी कॉमर्स वाले ही देखते हैं। इंडस्ट्री वाले हमेशा अपना सामान बना के दे देते हैं कॉमर्स वाले को, और कॉमर्स वाले अब आगे देखते हैं कि वो सामान कहाँ एक्सचेंज होना है, किसको बेचना है, किस तरीके से बेचना है। और रिस्क को भी बेयर करते हैं कॉमर्स वाले ही, रिस्क का हिंड्रेंस भी बेयर करते हैं। यानी कि सामान, इंडस्ट्री वाले सामान बना लिया, इंडस्ट्री वालों ने अपना सामान, कोई भी गुड है, सर्विस है, उसको बना लिया, अब बिकेगा या नहीं बिकेगा इस बात का रिस्क कॉमर्स वाले लेते हैं। तो कॉमर्स इसका मतलब लिंक है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, यानी कि सामान बनाने वाले और सामान बेचने वाले के बीच में। अब कॉमर्स किस किस तरह के होते हैं, तो 2 तरह के कॉमर्स होते हैं। एक होता है ट्रेड और एक होता है एड टू ट्रेड। ट्रेड और एड टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब हो गया कि ट्रेड वाले क्या करते हैं, सामान या सर्विस को, गुड्स या सर्विस को खरीदते हैं और आगे बेचते हैं। जबकि एड्स टू ट्रेड वाले ट्रेड में, बिजनेस में हेल्प करते हैं, किस तरीके से ट्रेडिंग हो उसमें वो एड का काम करते हैं, हेल्प का काम करते हैं। कई बार आपने दुकानों के नाम के ऊपर देखे होंगे ट्रेडर, MS रोहित ट्रेडर्स, मोहन ट्रेडर्स, या फिर एंटरप्राइजेस, श्याम एंटरप्राइजेस। तो ये सब जो ट्रेडर या एंटरप्राइजेस नाम रखते हैं तो ये ट्रेड करते हैं, ये कॉमर्स का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। और ट्रेड वाले गुड्स को, सर्विसेज को खरीदते हैं और आगे बेचते हैं। अब ट्रेड भी 2 तरह से होता है, एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब आप देश के अंदर ही ट्रेड कर रहे हो, जो देश की बाउंड्री है, एक लिमिट है, उसके अंदर ही आप सामान खरीद रहे हो, उसके अंदर ही बेच रहे हो, उसके बाहर आप नहीं जा रहे। जबकि एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है कि आप या तो बाहर सामान बेच रहे हो देश के बाउंड्री या देश के बॉर्डर के बाहर इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर आप बाहर से सामान खरीद रहे हो। इंटरनल ट्रेड के अंदर भी 2 होते हैं, एक होलसेलर और एक रिटेलर। होलसेलर का काम होता है बल्क में सामान को खरीदना और बल्क में बेचना। होलसेलर इंडस्ट्री से बल्क में सामान खरीदता है, यानी कि बल्क का मतलब हुआ बड़े पैमाने पे, पेटी का पेटी, ट्रक का ट्रक सामान खरीदता है और वैसे ही पेटी का पेटी, ट्रक का ट्रक सामान आगे बेचता है। होलसेलर कभी भी सिंगल एक सामान आपको नहीं देगा। अगर आप होलसेलर से सामान खरीदना है तो कम से कम 1 पेटी या 1 दर्जन या जो उनकी एक फिक्स मिनिमम क्वांटिटी है उतना खरीदना होगा। होलसेलर वाले कुछ कम दाम में सामान को बेचते हैं, क्योंकि फैक्ट्री से कम दाम में आता है, वो कुछ अपना प्रॉफिट रख के आगे बेच देते हैं। और होलसेलर वाले एक जैसा ही प्रोडक्ट रखते हैं, सिंगल या 1 या 2 ही प्रोडक्ट रखते हैं, वो वैरायटी नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा क्वांटिटी में डील करना होता है। तो वो 1 या 2 ही प्रोडक्ट या 4 प्रोडक्ट रखेंगे, उसी में वो एज अ क्वांटिटी डील करेंगे। जबकि रिटेलर वाले कम सामान खरीदते हैं और कम क्वांटिटी में उसको आगे बेचते हैं। जैसे हमारे आसपास के जितने भी दुकानदार हैं वो सारे रिटेलर होते हैं, क्योंकि वो हमें कम सामान देते हैं। 1 बिस्किट आप मांगो, 1 पेन मांगो, 1 दूध की थैली मांग लो, वो आपको दे देंगे। तो वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में डील करते हैं और वो हमें रेट टू रेट सामान देंगे, कम रेट में नहीं देंगे। या कोई अगर जान पहचान का है तो कुछ कम दे दिया, अदरवाइज ऐसे नहीं देंगे। और इनके पास वैरायटी होगी, भले वो कम सामान बेचेंगे लेकिन बहुत सारी वैरायटी रखेंगे जिससे कि कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जबकि एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर 3 होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक होता है एंटरप्रोट।
एक्सपोर्ट का मतलब होता है सामान को इंटरनेशनल लेवल पे बेचना, आगे बेचना। देश का सामान, देश के अंदर सामान बनाया और उसको विदेशों में बेचा। इंपोर्ट इसका उल्टा होता है। इंपोर्ट का मतलब आपने विदेश से सामान खरीदा, जैसे अमेरिका से एप्पल मंगाया, एप्पल के फ़ोन मंगाए, या चाइना से कोई सामान मंगाया तो वो इंपोर्ट हो गया। और एक होता है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट का मतलब कि आपने विदेश से सामान मंगाया, उसको प्रोसेस करके आगे बेच दिया, यानी पहले इंपोर्ट किया, फिर प्रोसेस किया और आगे एक्सपोर्ट कर दिया किसी और कंट्री में, तो उसको इंटरपोर्ट कहते हैं। इसके अलावा ट्रेड के कई एड्स होते हैं या ऑक्जिलरीज होते हैं। ऑक्जिलरी या एड्स का मतलब होता है ट्रेड करने में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हेल्प करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट वाले। जैसा मैंने आपको बताया कि सामान बनता है एक जगह है, जैसे हरिद्वार में या कहीं फैक्ट्री में, शहर के आउटस्कर्ट में कोई सामान बना और बिका गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ के दुकानों में, तो वहाँ से यहाँ सामान कैसे आया, तो वो ट्रांसपोर्ट वाले करते हैं। अब डेली देखो, सुबह 3 बजे 4 बजे दूध वाले, मिल्क वैन वाले या न्यूज़पेपर वाले सामान को, अपने दूध को, न्यूज़पेपर को ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भेजते हैं, तभी वो हमारे घरों तक पहुंच पाता है। तो ट्रांसपोर्ट एक ऑक्जिलरी का काम करता है, एक हेल्प का काम करता है ट्रेड में। इसके बाद है कम्युनिकेशन, बातचीत। कम्युनिकेशन भी बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि कोई भी दुकानदार को सामान मंगाना है या एज ए कस्टमर हमें कोई सामान खरीदना है, कोई ऑर्डर देना है, तो हमें कम्युनिकेशन करना होगा उन्हें, या तो फ़ोन करना होगा, मैसेज करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा, या ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा। तो ट्रेड के लिए कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट भी उसी का एक पार्ट होता है जो कॉमर्स को, ट्रेड को होने में काम करता है। इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंस वाले भी हेल्प करते हैं, एड देते हैं, ऑक्जिलरी के रूप में काम करते हैं। बैंकिंग वाले, फाइनेंस वाले लोन देते हैं किसी भी ट्रेडर को, किसी भी कॉमर्स वाले को, किसी भी बिजनेसमैन को अगर पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंकिंग वाले, फाइनेंस वाले उनको क्रेडिट देते हैं। या फिर अगर किसी बिजनेसमैन के पास, किसी ट्रेडर के पास एक्स्ट्रा पैसा है, उसको वो कहीं पार्क करना चाहते हैं, तो बैंक में और फाइनेंशियल सेक्टर में पार्क कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से हेल्प हुआ। इसके बाद इंश्योरेंस वाले, इंश्योरेंस के ऊपर एक चैप्टर है आगे जो आप धीरे धीरे जानेंगे। तो इंश्योरेंस वाले भी इंश्योरेंस देते हैं, इंश्योर करते हैं कि अगर बिज़नेस में कोई लॉस होगा तो उसका वो कॉम्पनसेट करेंगे। इसके बाद वेयर हाउसिंग वाले हैं, वो भी हेल्प करते हैं, गोडाउन के रूप में अपने एक जगह दे देते हैं। अब आप बिजनेसमैन हो, आपका बहुत सारे सामान है, राशन वासन है, चावल दाल है, जगह नहीं है रखने की, तो आप कहीं वेयर हाउस, गोडाउन बना लिया, वहाँ अपने सामान रख दिया, तो ये भी आपके ट्रेड में हेल्प किया। ये भी एक ऑक्जिलरी एड्स की तरह काम किया। और एक होता है एडवर्टीजमेंट वाले, जो आपके सामान को एडवर्टाइज़ करते हैं, आपको एडवर्टाइज़ करते हैं, आपके प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं और आपका नाम आगे बढ़ता है, गुडविल बनता है और सामान बिकता है। इसके बाद एक टॉपिक होता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का क्या मतलब है? तो बिजनेस रिस्क का मतलब होता है लॉस होने के चांसेस। एक प्रोबेशन होता है, प्रोबेबिलिटी होता है लाइफ में, बिजनेसमैन के लाइफ में, कि उनको लॉस हो सकता है। बिजनेस और रिस्क हमेशा रिलेटेड है, बिजनेस और रिस्क कभी अलग नहीं हो सकते हैं। एज ए बिजनेसमैन आपके लाइफ में हमेशा रिस्क रहता ही है। अब ये किस किस तरह के रिस्क होते हैं या रिस्क का क्या नेचर है वो जानेंगे। तो नेचर क्या है बिजनेस का, रिस्क का? तो बिजनेस का रिस्क हमेशा अनसर्टेनिटी के कारण होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके लाइफ में हमेशा अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब कि कल क्या होगा या आज शाम को क्या होगा हमें नहीं पता है। अब अगर आपने अपनी दुकान खोली, सुबह 5-6 बजे अपनी दुकान खोली, अब रात तक कितने रुपए की सेल होगी, कितना सामान बिकेगा, कितना आप प्रॉफिट कमाएंगे, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। ये एक अनसर्टेनिटी है और यही एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। और हर बिज़नेस में रिस्क है, चाहे एक छोटा सा ही बिज़नेस क्यों ना हो, एक छोटे से पान की दुकान क्यों ना खोलो या एक पेट्रोल पंप आप क्यों ना खोलो, कोई भी बिज़नेस करते हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब में रिस्क है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस कितने लेवल का है। अब छोटे लेवल का बिज़नेस है तो छोटा रिस्क है, बड़े लेवल का बिज़नेस है तो बड़ा रिस्क है। अब रिलायंस है, अंबानी है, उनके लाइफ में रिस्क है, वो ज़्यादा लंबा रिस्क है। हम लोग अगर बिज़नेस करते हैं तो छोटा रिस्क हो सकता है। रिस्क डिपेंड करेगा कि हमारा बिज़नेस कैसा है, किस तरह का हम काम करते हैं, बिज़नेस का साइज़ क्या है, नेचर क्या है। इसके अलावा जितना भी हम रिस्क लेंगे उतना हमारा प्रॉफिट होगा। एक कहावत भी है, मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। तो जितना हम रिस्क लेंगे, बिजनेसमैन का तभी दिल होता है, जिगरा होता है कि वो रिस्क लेते हैं। जितना ज़्यादा वो रिस्क लेते हैं उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। कभी लॉस भी झेलना पड़ता है लेकिन फिर उसको मेहनत करके कॉम्पनसेट करते हैं। अब ये रिस्क आते कैसे हैं, क्या क्या कारण है रिस्क होने का, तो वो जानेंगे। सबसे पहला कारण होता है नेचुरल कॉज। रिस्क के कई नेचुरल कारण हैं, जैसे अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, फेमाइन आ गया,
तो ये नेचुरल कॉजेज है। अब सपोज़ करो आपने 50 लाख रुपए लगा के एक बिज़नेस खोला, एक अपना रेस्टोरेंट खोला, और अगले दिन ही लॉकडाउन लग गया, या अगले दिन ही अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो आपका सारा लॉस हो गया। सारे 50 लाख रुपए जो आपने लगाए तो सारे ही जीरो हो गए। तो ये एक तरह का नेचुरल रिस्क है। तो नेचुरल रिस्क वो होता है जो नेचर की तरफ से आया है, प्रकृति की तरफ से आया है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कहीं इस पर कुछ एक वो नहीं है, पकड़ नहीं है। इसके लिए हम पहले से प्रिपेयर भी नहीं हो सकते हैं नेचुरल रिस्क के लिए। अब नेक्स्ट होता है ह्यूमन रिस्क, ह्यूमन कॉजेज। इंसान भी कॉजेज होते हैं रिस्क के, जैसे हमारे एम्प्लॉयर है, हमारे क्रेडिटर है, हमारे सप्लायर है, तो वो भी कुछ ना कुछ हमारे को रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयर है, उसने डिसऑनेस्टी कर दी, उसने चोरी कर दी, कोई मिलावट कर दिया, या जो क्रेडिट आपको सप्लायर है वो सामान दे रहा है, उसने कुछ गड़बड़ कर दी, तो इससे एक रिस्क हो गया, आपको लॉस हो गया। या जो क्रेडिटर है उसने सामान देने से एन वक्त पे मना कर दिया, तो ये भी एक तरह से रिस्क का काम आता है। जो ह्यूमन रिस्क है इसको हम एक मिनिमम लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, अपने बिजनेस से हटा नहीं सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज है जैसे प्राइस फ्लक्चुएट कर गया। सपोज़ करो आप किसी रेट पे मोबाइल फ़ोन लेकर आए, मान लो 10,000 रुपये के रेट से आप मोबाइल फ़ोन लेकर आए हो, और उसका दाम कम हो गया, पीछे से ही कम हो गया, अब 10,000 का फ़ोन 9,000 का हो गया, तो आप तो 9,000 में नहीं बेच सकते हो, आप तो 10,000 में लाए हो तो आगे ही बेचोगे, पीछे तो बेचोगे नहीं। तो ये एक आपका रिस्क हो गया प्राइस फ्लक्चुएट करने के कारण। या फिर फैशन चेंज हो गया, जैसे कि आपकी कपड़ों की दुकान है, अब आप फटी फटी जीन्स लेकर आ गए 10,000 या 50,000 रुपये की, और उसके 2-4 दिन के बाद ही फैशन चेंज हो गया, तो सारा का सारा स्टॉक, सारा का सारा माल आपका ऐसे ही रखा रह गया। तो ये भी एक तरह का रिस्क है जो इकोनॉमिक रिस्क कहलाता है, क्योंकि बिजनेस डायनामिक है, हमेशा चेंज होते रहता है, फैशन बदलते रहता है, ट्रेंड बदलते रहता है, लोगों का डिमांड बदलते हैं, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होते रहता है। तो उस हिसाब से अगर हम चेंज नहीं करें तो हम फंस जाएंगे। अब कई ऐसे दुकानदार होते हैं जिनका माल ब्लॉक हो जाता है, जैसे सलवार सूट में भी देखते हो अलग अलग डिज़ाइन के सलवार सूट होते हैं, जैसे अनारकली डिज़ाइन है, पैरेलल डिज़ाइन है, शरारा डिज़ाइन है। अब आपने अनारकली का ही पूरा स्टॉक भर दिया और पता चला कि अगले दिन ही अनारकली डिज़ाइन बंद हो गया, अब नया फैशन आ गया, तो इसका मतलब वो सारा का सारा जो डिज़ाइन है, पैटर्न है, वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो ये एक इकोनॉमिक रिस्क है। और इसके अलावा फिजिकल रिस्क होता है। फिजिकल रिस्क में आपकी मशीन पुरानी हो गई, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, या जैसा मेथड आप यूज़ करते हो अब वो मेथड पुराना हो गया, तो अब आपका सामान कम बनेगा या नहीं बनेगा, या नहीं आगे को बिकेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे रिस्क हैं। 2 तरह से मेन रिस्क होता है, एक इंश्योरेबल और एक नॉन इंश्योरेबल। कुछ ऐसे रिस्क है जिसका हम इंश्योरेंस करा सकते हैं, जैसे दुकान में चोरी होने का रिस्क है, आग लगने का रिस्क है, फ्लड में डूबने का रिस्क है। तो कुछ ऐसे जो रिस्क है उनको हम इंश्योरेंस करा सकते हैं, इंश्योरेबल होते हैं। यानी कि इंश्योरेंस का मतलब होता है, इंश्योरेबल का मतलब कि आपने इंश्योरेंस ले लिया कुछ पैसे देकर, प्रीमियम पे करके, अब अगर कुछ घटना होती है, चोरी हो गई, आग लग गई, फ्लड आ गया, तो कंपनी वाले जिन्होंने इंश्योरेंस दिया है वो आपको पे कर देंगे। कुछ ऐसे रिस्क है जो नॉन इंश्योरेबल होते हैं, इसके लिए कोई भी कंपनी तैयार नहीं होती है इंश्योरेंस देने को। वो पूरा का पूरा रिस्क आपका होता है, आपको बेयर करना होता है, जो भी लॉस है आपको खुद ही अपने जेब से देने होते हैं। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट करें, और भी चैप्टर के बारे में जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।